नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल ये वाली क्लास यानी कि 14वीं क्लास हमारी कल हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणों से कल मैं आपके सामने ये क्लास नहीं लेकर के आ पाया। तो आज हम क्लास करने वाले हैं प्रयोगवाद पर। ठीक है, प्रगतिवाद तक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हमने पढ़ना है प्रयोगवाद। ठीक है ना, तो प्रयोगवाद अब हमने पढ़ना है। तो जुड़िए आप लोग फटाफट, और फिर जो है क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग आज पूरा का पूरा प्रयोगवाद इस क्लास में करने वाले हैं। व्याख्या सहित मिलेंगे आपको। आज की हमारी 14 क्लासेस अब तक की, आज की हमारी 14वीं क्लास है और अब तक 13 क्लासेस हो चुकी हैं। और ये क्लासेस अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखी हैं, किसी ने, तो आपके जो है इसी में यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको जो है LT मैराथन नाम से जो है एक LT मैराथन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर जाकर आप जो है पिछली 13 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हम जो है प्रयोगवाद तक अपनी यात्रा कर चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, कविता में। उसके बाद गद्य हमने दोबारा शुरू करेंगे। तो गद्य के प्रत्येक विधा के अनुसार फिर अलग अलग जो है हम वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। तो प्रयोगवाद पढ़ने के लिए तैयार होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, प्रयोगवाद की शुरुआत से संबंधित पत्रिका है। प्रयोगवाद की शुरुआत यानी प्रयोगवाद की शुरुआत के सबसे एसोसिएट कौन सी पत्रिका का जो है संबंध आप लोग स्थापित कर सकते हैं? माधुरी, तार सप्तक, हंस या फिर मतवाला? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका तार सप्तक, है ना। तार सप्तक जो पत्रिका थी 1943 ईस्वी में तार सप्तक पत्रिका की शुरुआत हुई थी। और किसने की थी? अज्ञेय ने एक पत्रिका का संपादन किया था और तार सप्तक में 7 कवियों को जो है संकलित करके प्रयोगवाद की शुरुआत वहाँ से होती है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता होगा। तार सप्तक प्रयोगवाद से शुरुआत में तो कुछ चीज़ें आपने डैश करके लगानी है। आप लोग नोट्स ऐसा सीधा सीधा भी बना सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाना, मैं बताता हूँ आपको कैसे बना सकते हैं आप लोग। वैसे तो आता ही होगा आप लोगों को नोट्स बनाना। ठीक है ना, प्रयोगवाद के साथ तार सप्तक, ऐसा तार सप्तक, है ना, डैश करके अज्ञेय, ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना। तो शॉर्ट नोट्स इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं कि ये इससे संबंधित है। प्रयोगवाद की समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो कब से कब तक है? 1936 से 43, 43 से 50, 43 से 53 या 1950 से 1960? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका 1943 से 1953 ईस्वी। ठीक है ना, 1943 से 1953 ईस्वी। 1953 ईस्वी के बाद से जो है 1953 से लगभग 1960 तक ये जो कालखंड है इसको नई कविता कहते हैं। ठीक है, वैसे प्रयोगवाद के संबंध में ये जो सवाल है थोड़ा सा विवादित बात है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, अभी मुझे पता है कि इस विषय पर कमेंट करेंगे कि सर 1943 नहीं है, 1953 नहीं है, 1950 है, कई लोग 1954 लेके जाएंगे। तो अभी से मैं जो है आप लोगों को ये एक बात कह दूं कि इस पर जो है बहुत सारे विवाद हैं। तो आपकी जो भी किताब आपके पास है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा अलग, यानी कि अलग उसमें बात हो कि उसकी समय सीमा कई लोगों ने 1943 से 1950 लिखी हो या कुछ और लिखी हो। तो मैं आपको जो है जस्टिफाई कर देता हूँ, मतलब मैं क्यों इसको सही जवाब मानूंगा 1943 से 1953 को। क्योंकि 1953 में जो है नई कविता शब्द का प्रयोग होना शुरू हो चुका था। ठीक है ना, और 1954 के बाद से 1953 से जो है अज्ञेय का जो है एक रेडियो पर एक साक्षात्कार आया था। ठीक है ना, नई कविता नाम से, नई कविता। तो यहाँ से तो नई कविता शुरू हो जाती है। तो यानी कि हम 1953 तक ही प्रयोगवाद को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि 1953 के बाद से नई कविता की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और 1954 से फिर जगदीश गुप्त ने जो है नई कविता नाम का पत्र निकाला था, एक पत्रिका शुरू की थी, और वहाँ से फिर नई कविता शुरू होती है। ठीक है, तो 1943 से 1953 आप लोग सही मानेंगे। यानी कि तार सप्तक की पत्रिका की शुरुआत से लेकर के नई कविता नाम की जो शीर्षक जिसके के नाम से एक लेख छपा था, यानी कि जो रेडियो में प्रकाशित हुआ था नई कविता, वहाँ तक आप लोग मानेंगे। ठीक है ना, 1943 से 1953। तो अब मैंने आपको कारण भी बता दिया। ठीक है, तो ये जो है अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? बैठे ठाले का धंधा, यानी कि मतलब ये कोई बहुत सकारात्मक कथन नहीं है, बहुत नकारात्मक सेंस में कहा गया है कि प्रयोगवाद क्या है, बैठे ठाले का धंधा है। रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो ये कहा है आपके, बताइए फटाफट भाई। आप लोगों की भी तो थोड़ा सा परीक्षण होते रहना चाहिए बीच बीच में। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? आपके नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है।
ठीक है ना। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोग ये करेंगे, ऐसा स्टार स्टार बना करके जैसा भी बनाते हैं आप लोग, स्टार स्टार करके ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर आप वन लाइनर नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगला लिखेंगे, प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा। प्रयोगवाद को राहों का अन्वेषी किसने कहा। राहों का अन्वेषी यानी कि ये क्या कर रहे हैं, राहें ढूंढ रहे हैं, तो राहों का अन्वेषण करने वाले कवि कहा है, किसने कहा है प्रयोगवादी कवियों को। अज्ञेय, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई बताओ। इसका सही उत्तर है आपका ए, अज्ञेय, ठीक है ना। अज्ञेय को जो है प्रयोगवादी कवियों को जो है राहों का अन्वेषी किसने कहा, अज्ञेय ने कहा, जिन्होंने जो है प्रयोगवाद का प्रवर्तन एक तरह से किया है, प्रयोगवाद की शुरुआत अज्ञेय ने की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है आपका कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। प्रवर्तक समझते होंगे आप लोग, यानी कि शुरुआत किसने की। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अज्ञेय, मुक्तिबोध, पंत या फिर नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका बताइए। हाँ, इसका सही उत्तर है आपका अज्ञेय, ठीक है ना। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, अज्ञेय है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रयोगवाद किससे प्रभावित नहीं है। यानी कि प्रयोगवाद पर बहुत सारे दर्शनों का, बहुत सारी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनमें से जो है किस चीज़ का प्रभाव प्रयोगवाद पर नहीं है। ए, मनोविश्लेषणवाद, बी, निर्वैयक्तिकता, सी, द्वितीय विश्व युद्ध या फिर डी, मार्क्सवाद। तो प्रयोगवाद पर जो है किस चीज़ का प्रभाव नहीं है, किस दर्शन का या फिर किस परिस्थिति का प्रभाव नहीं है, तो मार्क्सवाद का प्रभाव इनमें से नहीं है, ठीक है। बाकी में से इन सब चीज़ों का, मनोविश्लेषणवाद का भी प्रभाव है प्रयोगवाद पे। मनोविश्लेषणवाद किसकी विचारधारा है, सिगमंड फ्रॉइड की, ठीक है ना। सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है ना। इसके अलावा निर्वैयक्तिकता किसका है, टी.एस. इलियट का है। टी.एस. इलियट का प्रभाव तो अज्ञेय पर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध का भी पढ़ा ही, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने भी प्रयोगवाद की शुरुआत करने में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है ना। तो ये आप ये, लेकिन मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद का प्रभाव जो है आप कह सकते हैं कि प्रयोगवाद पर नहीं पड़ा है। मार्क्सवाद से प्रभावित ये आंदोलन नहीं है, बल्कि एक तरह से मार्क्सवाद का विरोध करता हुआ आंदोलन है, तो इस सेंस में तो कह सकते हैं। लेकिन मार्क्सवाद की जो दृष्टि है साहित्य को लेकर के, उसी का विरोध जो है प्रयोगवाद ने एक तरह से किया है, ठीक है। तो मार्क्सवाद इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद के संदर्भ में असत्य कथन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। केवल तथ्य फैक्चुअल बात नहीं होगी यहाँ पर इस चैनल पर, एकदम कॉन्सेप्ट समझा करके जो है, प्रश्न के माध्यम से ही सही, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ करके जो है हम आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवाद के संदर्भ में असत्य कथन है, सत्य कथन नहीं, असत्य कथन, यानी कि इनमें से एक कथन होगा जो प्रयोगवाद के बारे में गलत होगा। अलग एक देखिए, ऑप्शन देखिए, प्रयोगवाद में राजनीतिक चेतना नाम मात्र की दिखाई पड़ती है। नाम मात्र की दिखाई पड़ती है मतलब बहुत कम दिखाई पड़ती है ना। तो प्रयोगवाद में राजनीतिक चेतना नाम मात्र की दिखाई पड़ती है, ये सही कथन है, क्योंकि प्रयोगवादी जो कविता है, प्रयोगवाद जो है, उसमें जो है आपको राजनीतिक चेतना नहीं दिखाई गई, राजनीति पर आधारित कविताएं उन्होंने नहीं लिखी। और उसके विपरीत अगर आप देखेंगे प्रगतिवाद में, तो प्रगतिवाद में जो है राजनीतिक चेतना जो है बहुत नेक्स्ट स्तर की दिखेगी आपको, अगले ही स्तर की जो है दिखेगी। तो क्या है, राजनीतिक रूप से सक्रिय कविता है प्रगतिवाद, लेकिन प्रयोगवाद जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय कविता का आंदोलन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्राथमिकता देता है, ठीक है। यथार्थ के दो हिस्से होते हैं, एक तो कह सकते हैं आप लोग जो एक्चुअल यथार्थ है, यानी कि जो बाहर का यथार्थ है, ठीक है ना, और एक होता है मन का यथार्थ, यानी कि व्यक्ति के भीतर का जो यथार्थ है। प्रयोगवाद मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्राथमिकता देता है, ये भी सही बात है, ठीक है ना। प्रयोगवाद क्या है, मन की जो है एक तरह से, जो ये मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है ना प्रयोगवाद पर, इस वजह से, क्योंकि तो वो मनोविज्ञान, मन की क्या क्या जो है अनुभूतियां हैं, और जो है इस पर ज़्यादा ध्यान देता है। बाहर क्या हो रहा है उस पर कम ध्यान देता है, मन की अनुभूतियां, मनोवैज्ञानिक यथार्थ पर ज़्यादा ध्यान देता है। तीसरा लिखेंगे, प्रयोगवाद क्षणिक चेतना की कविता है, ये भी कथन सही है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्षणिक चेतना क्या होता है, फिलहाल आप याद कर लीजिए। क्षणिक चेतना की कविता है, यानी कि क्षण पर आधारित जो है कविता होती है ना। इसमें जो है युगों और उसकी बात नहीं करते हैं, द मोमेंट, उसी क्षण की जो है ये बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो ऑप्शन देखिएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि तीनों जो है सत्य कथन है, तो चौथा तो असत्य होगा ही। प्रयोगवाद में व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व दिया गया है, ये कथन जो है असत्य है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही है, ये वाला। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्या है इसमें प्रयोगवाद में क्या कह रहा है ये कि व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व दिया गया है, यानी कि समाज महत्वपूर्ण है किसकी तुलना में, व्यक्ति की तुलना में, ये कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि प्रयोगवाद क्या है, वैयक्तिकता का काव्य है, यानी कि व्यक्तिवादी। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक क्लास में आपको बताया गया था कि दो जो है विचारधाराएं होती हैं दो विचारधाराएं होती हैं, एक होता है आपका व्यक्तिवाद, एक होता है समाज के प्रति जो है, कह सकते हैं आप लोग समाज की ओर, समाजोन्मुख आप लोग कह सकते हैं, समाजोन्मुख। दो प्रकार की कविताएं जो है होती हैं, समाजवाद कह सकते हैं, लेकिन समाजवाद जो शब्द है वो मार्क्सवाद से जुड़ता हुआ फिर एक वो कह सकते हैं कि एक मतलब टेक्निकल टर्म हो जाता है, पारिभाषिक शब्द हो जाता है। तो व्यक्तिवाद और समाजोन्मुख कविता आप लोग कह सकते हैं। तो व्यक्तिवाद जो है यानी कि जो व्यक्ति को महत्व देगा समाज में, और समाजोन्मुख वो होगा जो समाज को ज़्यादा महत्व देगा व्यक्ति की तुलना में। तो जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद कह सकते हैं आप लोग, प्रयोगवाद जो है व्यक्ति को महत्व देता है। ठीक है ना, तो प्रयोगवाद क्या है, वैयक्तिकता का काव्य है, व्यक्ति को महत्व देगा समाज की तुलना में। ठीक है, वहीं उल्टा अगर प्रगतिवाद में देखेंगे तो प्रगतिवाद में समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति कम महत्वपूर्ण है। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, अगर आप लोगों को याद हो, अच्छे से पढ़ा होगा जिसने। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, 42, 43, 44 या 36? तो 1943 आपको बताया गया, पहले ही क्वेश्चन में हमने इसकी बात की थी। 1943 ईस्वी में जो है तार सप्तक का प्रकाशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तार सप्तक का कवि नहीं है, यानी कि तार सप्तक के कवि से मेरा आशय यहाँ पर इस प्रश्न में यह है पहला सप्तक, यानी कि जो पहला सप्तक छपा था। तार सप्तक का मतलब तो वैसे पहला सप्तक ही है, यानी कि जो तार सप्तक छपा था ना पहला 1943 में जो छपा था, उनमें से जो है तार सप्तक का कवि इनमें से कौन नहीं है? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर शमशेर बहादुर सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है, ये किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, इसी में आप लोग जो है तार सप्तक के अन्य कवि भी देख लेंगे। ठीक है ना, देखिए पहले कवि तो अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, ये तीन तो हो गए। इसके अलावा चार और देखेंगे, एक और देखेंगे प्रभाकर माचवे। ठीक है, अगले देखेंगे आप लोग नेमिचंद्र जैन। अगला देखेंगे आप लोग गिरिजा कुमार माथुर। और चौथा देखेंगे आप लोग भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखने हैं। अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो तार सप्तक के ये चार कवि हैं। ठीक है, आगे के कवि यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक के कवि जो है उन पर भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा चलो, एक वीडियो जो है आप लोगों को चार सप्तक, चारों जितने भी सप्तक हुए, पहला सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनके 28 के 28 कवि को जो है एक ट्रिक के साथ आपको याद करवा दिया जाएगा। वो वीडियो हम आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा जल्दी ही, चाहे शॉर्ट्स के फॉर्म में हो, चाहे एक कंप्लीट जो है 10-12 मिनट की वीडियो बना करके बताया जाए, लेकिन वो वीडियो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, निम्न में से अज्ञेय का कविता संग्रह नहीं है। अज्ञेय का कविता संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? भग्नदूत, चिंता, इत्यलम या चांद का मुंह टेढ़ा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? ये तो आना चाहिए भाई। ठीक है, इनमें मैंने ऑप्शन थोड़ा आसान सा रखा हुआ है, आप लोग आसानी से उसको एलिमिनेट करके जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है? आपका मुक्तिबोध का है। ठीक है ना, मुक्तिबोध का है, चांद का मुंह टेढ़ा है। बाकी जो है अज्ञेय की, ये सब अज्ञेय के ही काव्य संग्रह है। ठीक है, थोड़ा अज्ञेय के अन्य काव्य संग्रहों पे बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये भी आपने नोट करना। देखो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, ये तो है ही। इसके अलावा एक दो नाम और देखेंगे आप लोग। एक देखेंगे आप लोग हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर
हरी घास पर क्षण भर, एक ये हो गया। अगला लिखेंगे आप लोग बावरा अहेरी, बावरा अहेरी। अगला लिखेंगे आप लोग अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय। है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वाले ही लिखाऊंगा जिनके आने की संभावना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, क्योंकि इनमें इसकी दार्शनिक कविता या गेय जी की इसी में लगी हुई है, आंगन के पार द्वार में। अगला एक और है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, और एक दो और हैं जो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब महत्वपूर्ण तो मेरी दृष्टि में यही है, यही पूछे जा सकते हैं। एक दो नाम और सुन लीजिएगा, जैसे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, एक ये भी महत्वपूर्ण है। सुनहले शैवाल, ये एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, और एक और है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ठीक, और इसके अलावा एक दो नाम और हैं, नदी की बांक पर छाया एक और है, और महावृक्ष के नीचे। ठीक है, तो एक दो नाम और जो है मैं बता दिया आपको, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, और नदी की बांक पर छाया। इसके अलावा इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, सुनहले शैवाल, और क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सदियों के सोए जाग उठे, ये जो काव्य संग्रह है ये किसका है? सदियों के सोए जाग उठे, अज्ञेय का, रामविलास शर्मा का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, या फिर शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का है ये। ठीक है ना, सदियों के सोए जाग उठे। रामविलास शर्मा से केवल एक ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे इनके पूरे कविता के उसमें, तो ये भी हो जाएगा आप लोग का काम हो जाए। सदियों के सोए जाग उठे, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा से इतना ही याद करने की जरूरत है, क्योंकि रामविलास शर्मा कवि के रूप में कम और आलोचक के रूप में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, हम नदी के द्वीप हैं, किसकी काव्य पंक्ति है? हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। ठीक है, इस तरह से एक कविता आती है, नदी के द्वीप कविता का नाम है। ठीक है ना, किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये है आपकी अज्ञेय की। ठीक है ना, इसका सही उत्तर है अज्ञेय, और कविता का नाम क्या है? नदी के द्वीप। ठीक है, नदी के द्वीप प्रतीकात्मक कविता है। इस पर एक दो क्वेश्चन जो है अभी और करने हैं हमने इसी कविता पर, अज्ञेय की और अन्य कविताओं पर भी और करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप में द्वीप किसका प्रतीक है? इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। अज्ञेय की प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप, ये एक कविता है नदी के द्वीप। इसमें जो है द्वीप किसका प्रतीक है? समाज का, देश का, व्यक्ति का, या हृदय का? ठीक है ना, तो सर नदी के द्वीप होना चाहिए था। ठीक है, ये नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। ठीक है, तो द्वीप किसका प्रतीक है? आपका ये प्रतीक है व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है ना। देखो ये द्वंद्व है, वही वाली बात है, मैंने आपको बताया कि समाज और व्यक्ति की जो है बहुत बड़ी डिबेट रही है। व्यक्ति व समाज, ये एक बहुत बड़ा जो है डिबेट का हिस्सा रहा है, व्यक्ति और समाज का संबंध। तो अज्ञेय ने जो है इसके द्वारा नदी और नदी के द्वीप के द्वारा, ठीक है, ध्यान देना आप लोगों ने, ये द्वीप समुद्र का नहीं है, ये द्वीप किसका है? नदी का द्वीप है। ठीक है ना, तो नदी और द्वीप के जो है प्रतीक के द्वारा, इन दो प्रतीकों के द्वारा व्यक्ति और समाज का संबंध बताया है। ठीक है ना, तो नदी जो है, ये नदी जो प्रतीक है ये समाज का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समाज का। और द्वीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। और इस कविता के माध्यम से इन्होंने ये कहा है कि देखो, नदी और नदी के द्वीप की तरह संबंध होता है व्यक्ति और समाज का, कि अगर हम पूरी तरह से समाज में तिरोहित हो जाएं तो हम जो है उसी तरह से नष्ट हो जाएंगे, जिस तरह से नदी अगर अपने द्वीप को जो है पूरी तरह से बहा लेकर के जाएगी तो द्वीप का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, है ना। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम समाज में बह गए, जैसे नदी द्वीप जो है पूरा बह गया तो रहेगा ही नहीं, तो हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, वाली बात है। ठीक है ना, तो इस वजह से उन्होंने कहा हम नदी के द्वीप हैं। ठीक है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। इसका मतलब क्या है कि हम नहीं चाहते कि जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, समाज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, लेकिन हम ये क्या चाहते हैं, समाज के भीतर ही रहें और समाज के भीतर हमारी क्या हो, एक पर्सनल जो है हमारी पहचान बनी रहे, हमारा अस्तित्व बना रहे। तो व्यक्ति और समाज के संबंध के बीच उन्होंने ये कहा है। ठीक है ना, कि क्या करना चाहिए, व्यक्ति को पूरी तरह से समाज में तिरोहित भी नहीं करना है,
ठीक है, ये वाली बात। और व्यक्ति का महत्व ज़्यादा तो है ही प्रयोगवाद में, तो ये नदी और नदी के द्वीप जो है महत्वपूर्ण कविता है, यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। नदी जो है समाज का प्रतीक, द्वीप जो है व्यक्ति का प्रतीक, इंडिविजुअल का प्रतीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि मैला है, ये किस कविता की पंक्तियां हैं? कलगी बाजरे की, असाध्य वीणा, अंधेरे में या गीत फरोश। तो ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये है कलगी बाजरे की कविता, ठीक है। और प्रयोगवाद क्योंकि जो है नवीन प्रयोगों की बात करता है, नए उपमानों की बात करता है, तो इसी संदर्भ में जो है अज्ञेय की एक कविता है कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की भी किसकी कविता है? अज्ञेय की कविता है, ये याद रखना। और कलगी बाजरे की में वो क्या कहते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, यानी कि ये सारे प्रतीक मैं तुमको नहीं देता, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि मैला है, बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो इस काव्य पंक्ति का मतलब क्या है? कलगी बाजरे के माध्यम से आगे कहना चाहते हैं कि जो भी प्रतीक यूज किए जाते थे अभी तक कविता में, ये सब बहुत पुराने हो गए हैं और अब हमको क्या करना है? नए प्रतीक ढूंढने हैं, नए जो है प्रयोग करने हैं। इसीलिए जो है उसका नाम जो है प्रयोगवाद रखा गया, इस आंदोलन का नाम, ठीक है ना। तो ये कलगी बाजरे की महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि मैला है। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, प्रियंवद अज्ञेय की किस कविता से संबंधित है? कलगी बाजरे की, असाध्य वीणा, अंधेरे में या फिर गीत फरोश। तो ये प्रियंवद नाम का जो पात्र है तो ये संबंधित है आपकी असाध्य वीणा कविता से, ठीक है ना। असाध्य वीणा अज्ञेय की लंबी कविता है, ठीक है, याद रखना, आख्यान परक लंबी कविता है और वो उसका जो है एक महत्वपूर्ण पात्र है प्रियंवद। तो असाध्य वीणा की कहानी कैसी है? असाध्य वीणा जो है आप पढ़िएगा, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या ग्रेजुएशन भी किया हो, तो असाध्य वीणा जो है आप कह सकते हैं 10-12 हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है, ठीक है। तो ये पढ़नी ही चाहिए आप लोगों को, अब प्रियंवद पता होना चाहिए। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। और इस तरह से लंबी जो है कविता चलती है, ठीक है। तो ये कविता पढ़ लेना भाई। प्रियंवद जो है असाध्य वीणा कविता से संबंधित है। अब असाध्य वीणा पर तो बात की जा सकती है, असाध्य वीणा पर तो शोध भी किया जा सकता है लंबा चौड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, तू उतर बीन के तारों में अपने से गा अपने को गा। तू उतर बीन के तारों में अपने से गा अपने को गा किस कविता की पंक्तियां हैं? कलगी बाजरे की, असाध्य वीणा, अंधेरे में या गीत फरोश। तो ये भी आपकी असाध्य वीणा की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो जब प्रियंवद जो है वीणा को साध रहा होता है तो उसकी जो है आराधना में वो कहता है कि तू उतर बीन के तारों में अपने से गा अपने को गा। तो ये गाना, उतर बीन के तारों में गाना, तो आप लोग यहाँ से भी थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि असाध्य वीणा का ये हो सकता है, वीणा बजाने से संबंधित है ना। तो संगीत के लिए कह रहा है कि संगीत से जो है निवेदन कर रहा है कि उतर बीन के तारों में अपने से गा अपने को गा। अगला क्वेश्चन देखिए, भयानक कवियों का कवि किसे कहा जाता है? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भयानक बात का कवि, भयानक बात का कवि, भयानक बात का कवि किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है इसका सही उत्तर? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर गिरिजा कुमार माथुर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि या फिर भयानक बात का कवि कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं। क्या कहते हैं? ये बात के कवि हैं। कौन? अज्ञेय और शमशेर तो क्या है? बात के कवि हैं। मुक्तिबोध खबर की या भयानक बात की? कह रहे हैं कि अज्ञेय और शमशेर बात के कवि हैं, लेकिन मुक्तिबोध क्या है? भयानक बात के कवि हैं। तो मुक्तिबोध के विषय में यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। किसका कथन है ये? रामविलास शर्मा का, नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर रामविलास शर्मा का। तो ये जो कथन है कि क्या कथन है कि आपके मुक्तिबोध क्या है, मतलब अज्ञेय और शमशेर तो बात के कवि हैं, लेकिन मुक्तिबोध क्या है? भयानक बात के कवि हैं। ये जो बात कही है, ये कही है आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। पूरा कथन इस तरह से है, अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं, मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि नाटकीयता जो है, नाटकीयता और रहस्य, ये दो चीज़ें जो है
मुक्तिबोध के यहाँ मिलती हैं आपको, और ये सही बात भी है। ब्रह्म राक्षस अंधेरे में कविताएं इसी तरह की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है किसका काव्य संग्रह है, पूछा जा सकता है। और चांद का मुंह टेढ़ा है आपका किसका काव्य संग्रह है, बताइए आप लोग फटाफट से। भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर गिरिजा कुमार माथुर। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा में दोनों कविताएं संकलित हैं आपकी, इनकी जो महत्वपूर्ण है ब्रह्म राक्षस भी और अंधेरे में भी। तो पूछा जा सकता है कि अंधेरे में कविता जो है किस कविता संग्रह में संकलित है, तो सीधा लिखना है चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इनका यही है एक। निम्न में से मुक्तिबोध की कविता नहीं है, इनमें से कौन सी कविता है जो मुक्तिबोध की नहीं है, ब्रह्म राक्षस, स्वप्नभंग, अंधेरे में या फिर भूल गलती। तो इनकी जो कविता नहीं है वो है स्वप्नभंग। ये तीनों जो कविताएं हैं हमने आपको बताई, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती, ये मुक्तिबोध की बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इनमें से कोई सा भी नाम पूछ लिया जाए तो जो है आपको जो है इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती, ये 3 कविताएं आपने मुक्तिबोध की जरूर याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी कि सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, माधुरी, कल्पना, संकल्प या फिर तार सप्तक। सॉरी, ये तार सप्तक होना चाहिए था, तार सप्तक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। ठीक है, कल्पना में प्रकाशित हुई थी 1964 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो पहले नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में, इसका जो पहला नाम केवल अंधेरे में नहीं था, इसका जो पहला नाम था आशंका के द्वीप, सॉरी आशंका के द्वीप, ना द्वीप ही लिखा हुआ है, आशंका के द्वीप अंधेरे में। ठीक है, बाद में इसका नाम अंधेरे में कर लिया, ये आशंका के द्वीप हटा दिया गया था बाद में। ठीक है ना, तो आशंका के द्वीप अंधेरे में जो है ये इस नाम से जो है कल्पना पत्रिका में 1964 में ये जो है कविता प्रसिद्ध कविता है इनकी, और सबसे इम्पोर्टेंट कविता है मुक्तिबोध की अंधेरे में। ठीक है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैंटेसी के कवि कहलाते हैं, आपको बताना है फैंटेसी के कवि कौन है, इसमें से फैंटेसी के कवि कहलाते हैं। ए भारत भूषण अग्रवाल, बी रामविलास शर्मा, सी गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर डी गिरिजा कुमार माथुर। तो फैंटेसी के कवि कहलाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखो, मुक्तिबोध से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई सा भी क्वेश्चन, और ऑप्शन में अगर फैंटेसी शब्द है ना कहीं भी, या फिर क्वेश्चन में फैंटेसी है और आंसर ऑप्शन में मुक्तिबोध है, तो बिना सोचे समझे आप मेरी गारंटी पे जो है मुक्तिबोध वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, मुक्तिबोध वाले ऑप्शन का OMR पे गोला भरेंगे। ठीक है, फैंटेसी शब्द कहीं पे आ गया तो सीधा सीधा आंसर होगा मुक्तिबोध। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। ठीक है ना, हाँ, तो ये जो है जरूर ध्यान रखना आप लोग, फैंटेसी का शब्द का एसोसिएशन किससे है, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ठीक है ना, फैंटेसी। और ऐसा भी कुछ तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध की कविताएं अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस किस शिल्प में लिखी गई हैं। ठीक है, और 3-4 ऑप्शन होंगे तो सीधा सीधा फैंटेसी शिल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। प्रयोगवाद क्या है, कोई वाद नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ये जो कथन है ये किसका कथन है। ठीक है ना, ए रामविलास शर्मा, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी अज्ञेय या फिर डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन है स्वयं अज्ञेय जी का। ठीक है, अज्ञेय जी ने कहा है, मतलब ये कहते हैं कि प्रयोगवाद जब शब्द चला है, देखो कोई भी कवि जो है अपने आप को जो है प्रयोगवादी कहलाना पसंद नहीं कर रहा था, प्रयोगशील कहलाना पसंद करता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमने आपको शुरू में बताया था जब छायावाद से शुरू हुआ था ये मामला, कि छायावाद जो है अपने आप में आलोचना में दिया गया शब्द है, उसी तरह से प्रयोगवाद ये जो शब्द है, सॉरी प्रगतिवाद भी अपने आप में जो है आलोचना में दिया गया शब्द है, क्योंकि वाद लग गया। ये लोग अपने आप को क्या कहते थे, प्रगतिशील कहते थे, प्रगतिशील। ठीक है, लेकिन बाद में आलोचना में जो है इनकी कुछ आलोचकों ने इनको क्या नाम दिया, प्रगतिवाद नाम दे दिया। उसी तरह से प्रयोगशील वाले लोगों को क्या कहा, प्रयोगवाद कह दिया गया, और अज्ञेय ने जो है इस चीज़ को काउंटर किया था, इस चीज़ का खंडन किया था कि हम क्या है, वादी नहीं है। ठीक है, और प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, ये एक साधन है। ठीक है ना, प्रयोग के माध्यम से हमको कुछ अचीव करना है, हमारा काम केवल और केवल प्रयोग करना नहीं है, प्रयोग के माध्यम से कुछ अचीव करना है, यानी कि ये क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है ना, तो अज्ञेय ने ये वाली बात कही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है।
प्रयोगवाद क्या है? शैलीगत विद्रोह है। ये किसका कथन है? नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो ये कथन है आपका नगेंद्र जी का, ठीक है ना। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। नगेंद्र जी का एक और कथन आपने जो है छायावाद के संदर्भ में सुना होगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कि नहीं, सूक्ष्म का विद्रोह। तो नगेंद्र जो है इस तरह की बातें करते हैं, सूत्र भाषा में है, 4-5 शब्दों में जो है पूरी जो है बड़ी बात कहने की बात, ये जो स्टाइल है ये है आपका नगेंद्र जी का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये वाली बात कही थी। अब ये वाला क्वेश्चन में आना आपको एक चीज़ समझाने के लिए रखा हुआ है, नकेनवाद। इसके लिए एक और शब्द चलता है प्रपद्यवाद, ठीक है ना। प्रपद्यवाद कहें या फिर नकेनवाद कहें, ठीक है ना। प्रपद्यवाद, प्रपद्यवाद, ठीक है। हुआ क्या कि जब प्रयोगवाद चल रहा था तो कुछ कवि ऐसे थे, ये 3 कवि ऐसे थे। चलो पहले ये बात कर लेते हैं नकेनवाद के प्रवर्तक कौन है। जगदीश गुप्त, नरेश मेहता, अज्ञेय। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सही उत्तर है ये है नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। ये 3 जो है प्रपद्यवाद या नकेनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश, ठीक है ना। प्रपद्यवाद समझते हैं या नकेनवाद समझते हैं कि ये था क्या, ठीक है। इन कवियों का जो दावा है, उन्होंने क्या दावा किया? इन्होंने कहा कि असली जो प्रयोगवादी है ना, हम हैं, ठीक है। ये अज्ञेय लोग क्या है? नकली प्रयोगवादी हैं। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? असली प्रयोगवादी हम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अज्ञेय ने खुद घोषणा की ना, हमने पीछे एक बात सुनी कि प्रयोग क्या है? अपने आप में साध्य नहीं है, साध्य नहीं है। देखो, साध्य एक शब्द होता है साध्य, एक होता है साधन, एक होता है साध्य, एक होता है साधन। देखो, साध्य का मतलब क्या होता है? साध्य का मतलब होता है गोल। साधन का मतलब क्या है? तो है सोर्स, ठीक है। इसका मतलब और मैं थोड़ा डेप्थ में समझाता हूँ। जैसे आप लोगों के लिए, जैसे मेरा वीडियो देखना, ये जो मेरे क्लासेस होती हैं, ये आप लोगों के लिए साध्य है या साधन है? तो ये आप लोगों के लिए क्या है? साधन है। आप लोगों का जो है उद्देश्य मेरा वीडियो देखना नहीं है। आप लोगों का उद्देश्य क्या है? एक तरह से क्या है, कह सकते हैं आप लोग, तैयारी करना, तैयारी बेहतर करना, तैयारी बेहतर करना। ये क्या है? ये साध्य है। गोल तो ये है, सोर्स क्या है? मेरा ये वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा, जो अज्ञेय लोगों ने कहा कि हमारे लिए प्रयोग क्या है? उन्होंने कहा कि प्रयोगवाद, यानी कि ये जो हम लोग जिस प्रकार की कविताएं लिख रहे हैं, ये क्या है? हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन नकेनवादी या प्रपद्यवादियों ने कहा कि प्रयोग हमारे लिए क्या है? साध्य है, यानी कि यही हमको करना है, हमारा गोल ही है कि प्रयोग करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि नकेनवादी या फिर प्रपद्यवादी हम लोग ही क्या है? असली प्रयोगवादी है, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया था। कई बार पूछा जा सकता है प्रपद्यवाद, नकेनवाद, तो इस तरह के शब्द से आप घबराएं नहीं। तो जो ये वीडियो देखेगा और गलती से कभी अगर एग्जामिनर का मन करिए नकेनवाद, प्रपद्यवाद जैसे शब्दों से आप लोगों को डराने का, ठीक है, और ये स्थापित करने का कि हम लोग बहुत कठिन जो है क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए कठिन क्वेश्चन पेपर नहीं होने वाला है अगर आपने नकेनवाद शब्द समझ लिया। आप लोग समझ गए होंगे। ये 3 कवि ऐसे थे, मतलब 3 कवि के और भी लोग थे, लेकिन प्रवर्तकों में ये 3 कवि ऐसे थे। इन्होंने क्या कहा? इनका दावा था कि असली प्रयोगवादी हम ही हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है? प्रयोग जो है साधन नहीं है, हमारे लिए प्रयोग ही साध्य है, ठीक है ना। तो ये बात कही थी इन्होंने। और इसके अलावा 1-2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप और जोड़िए प्रपद्यवाद में। 1956 में क्या हुआ था? इन्होंने एक नकेन के प्रपद्य ऐसा करके एक काव्य संग्रह निकाला था 1956 में, 1956। नकेन के प्रपद्य, नकेन के प्रपद्य, ये एक जो है इन्होंने कविता संग्रह निकाला था। और ये इनमें ये तीनों का ही काव्य संग्रह था, ये केसरी कुमार, नरेश और नलिन विलोचन शर्मा का, ठीक है। इन्होंने संयुक्त रूप से नकेन के प्रपद्य नाम का एक कविता संग्रह निकाला था। और इसकी भूमिका में जो है ये बात लिखी थी कि असली प्रयोगवादी कौन है? हम हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो है एक अलग सी छोटी सी धारा जो है प्रयोगवाद में निकली है, नकेनवाद, या फिर इसके लिए एक और नाम यूज होता है प्रपद्यवाद, ठीक है ना। और 1959 में जब तीसरा सप्तक अज्ञेय जी ने निकाला, तो वहाँ पे जो है इन प्रपद्यवादियों की आलोचना की थी, ठीक है ना। प्रपद्यवादियों को फिर जो है उन्होंने कड़ी आलोचना की थी अज्ञेय जी ने, ठीक है। तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये वाली बात है। तो प्रपद्यवाद को एक खैर बड़ी परंपरा है, लेकिन
यानी कि आपके परीक्षा की दृष्टि से जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी हम प्रपद्यवाद और नकेनवाद पर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, 25 प्रश्नों में ही हमारा प्रयोगवाद जो है सिमटता है। इतना ही है प्रयोगवाद में समझने लायक, सुनने लायक। आगे के जो सप्तक आएंगे वो हम नई कविता और साठोत्तरी कविता में करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के आप लोग चिंतित ना हो। और इसके अलावा एक और वीडियो का मैं वादा आपसे कर चुका हूँ कि सप्तक और उनके कवि यानी कि 28 के 28 कवि आपको याद करवाऊँगा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आप लोग देखते रहें। ठीक है ना, और वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने साथियों के बीच। अब तो मुझे लगता है कि LT से तैयारी कर रहे लगभग हर विद्यार्थी ने, जो भी इस बार परीक्षा देगा, लगभग हर विद्यार्थी ने, हर अभ्यर्थी ने एक ना एक बार जो है इस चैनल को तो विजिट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप लोगों के लिए यूज़फुल चैनल है भाई ये। ठीक है, और मेहनत करके मैं जो है बहुत सेलेक्ट करके क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं चाहता तो जो है बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आ सकता हूँ, 100 क्वेश्चन भी लेकर के आ सकता हूँ, और उससे जो है मेरा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, वो फ़ायदा इस तरह से कि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और ज़्यादातर वॉच टाइम मिलेगा, लेकिन उससे फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रखने से जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना मेरा जो है ज़्यादा उद्देश्य है, इसलिए मैं क्वेश्चंस की संख्या कम रखता हूँ। आप में से बहुत सारे साथी जो है कहते हैं कि सर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाइए, क्लास की टाइमिंग बढ़ाइए, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि जितना मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, आप देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है 4-5 बातें मैं आपको बता देता हूँ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक ही क्वेश्चन के अंदर एक कवि जो है हमारा जो है ख़त्म हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। हम लोग एक कवि को एक क्वेश्चन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से 25 क्वेश्चंस के अंदर जो है हमने प्रयोगवाद पढ़ा है। ठीक है, तो नोट्स आप लोग बनाएंगे अगर सिस्टमेटिक तरीके से, तो यही आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट वाला वीडियो आप लोगों के लिए 1.5 घंटे का स्टडी मटेरियल है कम से कम। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और क्वेश्चंस की संख्या के से ज़्यादा है कि आप लोग नोट्स बनाइए इन चीज़ों के। ठीक है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो मतलब उतना हेल्पफुल जो है ना हो शायद, लेकिन जो नोट्स बनाएगा उसके लिए ये जो है बहुत उपादेय साबित होने वाला है। ये वीडियोस जो हैं, हमारी जो सीरीज़ है ये चल रही है। ठीक है, तो आप लोग अपनी मोहब्बत, अपना प्यार जो है इस चैनल को देते रहिए, इस वीडियो को देते रहिए, और साथ में जुड़े रहिए। और अन्य जो भी टॉपिक्स हैं, आप में से बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर NCERT के जो है अन्य वीडियोज़ लेकर के आइए। NCERT कुछ वीडियो मैं आपको लेकर के आते रहूँगा। इसके अलावा संस्कृत को लेकर के बहुत सारे साथियों के डाउट हैं। कमेंट जो है हर 10 मिनट में एक कमेंट जो है संस्कृत को लेकर के प्राप्त हो रहा होता है कि संस्कृत का समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़े। ठीक है, तो संस्कृत को लेकर के भी हम आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, कि संस्कृत कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, एक वीडियो इसको लेकर के भी जल्दी आ जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, और जो है पूरे 70 नंबर का सिलेबस जो है इस चैनल पर आपको किसी न किसी रूप में, चाहे स्ट्रेटजी ही, चाहे टेस्ट सीरीज, किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो है घर पर बहुत पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत करिए। आप में से ही जो है सेलेक्ट होने हैं, कोई बाहर से व्यक्ति आने वाला नहीं है। तो जो इनमें से सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, जो सबसे अच्छे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेगा, वो जो है आपका जो है लाइसेंसिएट टीचर LT जो है बनने वाला है इस परीक्षा में। तो फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।